तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपसे कहा था बिफोर एंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिफोर एग्जाम बच्चा भूल जाता है उसको रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। पार्ट 1 में करा चुका था पूरा का पूरा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पार्ट 2 के अंदर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, फटाफट रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग से क्वेश्चन तो पक्का आना है, पक्का डैम श्योर। फैक्टर अफेक्टिंग से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब इन्वेस्टमेंट से आए, डिविडेंड से आए, क्लास वर्किंग कैपिटल से आए, फिक्स कैपिटल से आए, कैपिटल स्ट्रक्चर से आए, आई डोंट नो, बट आएगा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड से क्वेश्चन पक्का। तो सबसे पहला क्या है क्लास, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। मतलब ये है क्लास कि कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है। जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्लास, उसका कैश फ्लो कितना है, डेली बेसिस पे जो खर्चे होंगे आप वो झेल सकते हो कि नहीं। तुम्हारा आरओआई चेक करना पड़ेगा। रिटर्न ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, रिटर्न कम तो इन्वेस्टमेंट कम। रिस्क इन्वॉल्व, जहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, क्या आप उस रिस्क को झेल सकते हो, क्या बियर कर सकते हो रिस्क। अगर रिस्क ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम, रिस्क कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा। लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी कि क्लास ये इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लांट लगा दिया, तो आपने डिसीजन को वापस नहीं ले सकते। तो आपने देखना है क्लास कि उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, उसको खराब हो गया मशीन तो उसके लिए इंजीनियर्स अवेलेबल है कि नहीं, सारी चीजें, सारी की सारी चीजें चेक करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो है कि कितना पैसा आपने कहां से रेज करना है। इक्विटी से कितना रेज करना है, डेट से रेज करना है। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस। डेट का मतलब क्या है क्लास, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड, डिबेंचर्स। तो हमें देखना है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, राइट। तो उसके लिए हम लेते हैं क्लास कौन सा डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंदर हम चेक करते हैं कॉस्ट, यानी कि क्लास कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेट कितना है, कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी कितना है। भैया डेट इशू करने पे भी खर्चा आता है, इक्विटी शेयर इशू करने पे भी खर्चा आता है। क्या आप उस खर्चे को झेल सकते हो कि नहीं। कैश फ्लो पोजीशन, तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्या तुम्हारे पास ब्याज भरने के लिए पैसे हैं, इंटरेस्ट भरने के लिए पैसे हैं, तो तुम डिबेंचर इशू करोगे, अदरवाइज इक्विटी। फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर्स में होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर आप उस फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर कर सकते हो, शेयर इशू एक्सपेंस, ब्रोकर खर्चे, अंडरराइटिंग कमीशन, इसके अलावा क्लास प्रोस्पेक्टस की छपाई का खर्चा और बहुत सारे क्लास परमिशन लेने के लीगल एक्सपेंसेस, अगर आप उन खर्चों को झेल सकते हो तो शेयर इशू करो, अदरवाइज डेट इशू करो, मतलब अदरवाइज इक्विटी इशू करो। मतलब ये जो डिसीजन है ना, इसमें ये है कि डेट और इक्विटी, कब डेट इशू करोगे, कब इक्विटी इशू करोगे, और कैसे डिसाइड होगा, कौन कौन से फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कि हम डेट इशू करें या इक्विटी इशू करें। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, ध्यान समझना, अगर कंट्री इन्फ्लेशन है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप इक्विटी इशू करो। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो भैया लोग रिस्क नहीं ले सकते, आप उसको डेट इशू करो। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर तुम चाहते हो सारा का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे तो तुम डेट इशू करो। बिकॉज अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आप ओनरशिप दे रहे हो, आपको ब्याज नहीं भरना, आपको प्रॉफिट देना है, बट ओनरशिप भी लूज होती चली जा रही है। अगला है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर तुम्हारे ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्चे हैं, ऑलरेडी तुम्हारे बहुत सारे फिक्स कॉस्ट है जो तुम्हें देना ही देना है, ऑलरेडी तुम बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑलरेडी तुमने ले रखा है, लोन बहुत ज़्यादा, तो भैया इक्विटी इशू करो और डेट इशू ना करो। रिस्क, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स जो होते हैं वो मोर रिस्की होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आप उनको ब्याज दोगे ही दोगे। तो आपने देखना है क्लास कि आप इतना रिस्क झेल सकते हो डिबेंचर इशू करके, अगर कर सकते हो डिबेंचर इशू करो, अदरवाइज इक्विटी। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। भैया डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है, कितना पैसा पब्लिक को डिविडेंड के रूप में बांटना है और कितना पैसा रिटेन करना है, राइट। कितना पैसा डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पैसा रिटेन करना है। तो सबसे पहला अर्निंग, अगर तुम्हारी अर्निंग ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम डिविडेंड कम। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, तुमने सिर्फ इस साल ज्यादा नहीं कमाया, तुम हर साल ज्यादा कमा रहे हो तो तुम डिविडेंड ज्यादा बांटोगे, अदरवाइज तुम डिविडेंड कम बांटोगे। तुम्हारी अर्निंग स्टेबल है, ऐसा नहीं कि अभी पिछले साल ये अच्छी हो गई थी कमाई, इस साल अच्छी नहीं होगी, हर साल आपको अच्छी कमाई हो रही है। कैश फ्लो पोजीशन, भैया अगर तुम ब्याज भर, सॉरी कैश फ्लो पोजीशन सेम टू सेम पहले जैसा है, अगर तुम्हारा कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो तुम डिविडेंड को ज्यादा बांटोगे, और अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो डिविडेंड कम बांटोगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में तुम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके ग्रोथ कर सकते हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में तुम्हारे पास कुछ प्रपोजल है, कुछ अपॉर्चुनिटी है जहां तुम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो, तो भैया तुम डिविडेंड कम बांटोगे, रिटेन ज्यादा करोगे, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो तुम क्या इशू करोगे, फिर तुम मजबूरी है, फिर तो तुम क्लास क्या इशू कर, सॉरी फिर तुम क्या करोगे, पैसा बांट दोगे, मतलब डिविडेंड
बांट दो यार, आपको कोई ग्रोथ ही नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर आपको पैसे ग्रोथ करने हैं फ्यूचर में तो भैया आप फिर रिटेन करो पैसों को। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, आप चाहते हो कि यार हर साल जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड अच्छा खासा मिले, स्टेबल रहे, ऐसा ना हो कभी डिविडेंड कम कभी डिविडेंड ज़्यादा। तो इस सिचुएशन में तुम सोचोगे कि यार शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड उतना ही मिलना चाहिए, फिक्स मिलना चाहिए। लाइक हर साल अगर उनको 10% दे रहे थे, इस साल भी 10% ही देंगे, उन्हें कम नहीं देंगे। तो भले ही तुम्हारे पास मुनाफा कितना भी हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा डिविडेंड स्टेबल रहे तो तुम डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे। टैक्सेशन पॉलिसी, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ज़्यादा है, अगर डिविडेंड को बांटने का भी टैक्स होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर वो ज़्यादा है तो तुम डिविडेंड कम बांटोगे, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कम है तो तुम डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है कि आपको डिविडेंड कितना बांटना है और कितना पैसा बचा के चलना है, प्रॉफिट का कितना हिस्सा पब्लिक को बांट देना है और कितना पैसा अपने पास बचा के चलना है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल इज द मनी रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप किसी भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए पैसे जुटा रहे हो तो यू नीड फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि मोटी रकम चाहिए, लंबे समय तक आप उसको रीपे करोगे धीरे धीरे। अचानक बिल्डिंग का, अगर देखो मुझे एक मोबाइल फोन लेना है लोन पे और मुझे एक घर लेना है लोन पे, तो यार लोन पे जो घर ले रहा हूँ ना मैं, उसकी ईएमआई बहुत लंबे साल तक जाएगी, मे भी 20 साल तक चली जाए। मोबाइल फोन का मे बी क्लास 6 महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि तुम्हें कितने फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इस पे डिपेंड करता है। तुम्हारा बहुत सारे पॉइंट डिपेंड करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, अगर तुम्हारा बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तुम सामान बनाते हो, तो तुम्हें फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट ज़्यादा चाहिए। और अगर तुम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं हो, तुम रिटेल का काम कर रहे हो, तो तुम्हें फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, एक रिटेल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या चाहिए, सबसे पहला क्या है, नेचर। ऐसे आप लिख सकते हो पेपर में चार्ट बना के, नेचर ऑफ बिजनेस, तुम्हारे बिजनेस का नेचर क्या है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग को क्या चाहिए क्लास, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, रिटेल को फिक्स कैपिटल क्या चाहिए कम चाहिए, इस तरीके से। सेल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा स्केल है फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, छोटा स्केल है फिक्स कैपिटल कम चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर तुम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मशीनें यूज़ कर रहे हो, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल चाहिए कम। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर तुम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी आप लगा रहे हो, टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हो, तो तुमको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, कम। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ है, अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें कि यार फ्यूचर में मुझे ग्रोथ करना है, तो तुम्हें फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा। ग्रोथ नहीं करना, फिक्स कैपिटल चाहिए कम। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो पैसा चाहिए करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, जो पैसा चाहिए डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, जो जो पैसा चाहिए क्लास सामान को बनाने के लिए, वो सारा का सारा क्लास कहते हैं वर्किंग कैपिटल। हालांकि जिस दिन तुमने रॉ मटेरियल को खरीदा, उसको प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स बनाने के बाद उसकी इन्वेंट्री मेंटेन हुई, इन्वेंट्री मेंटेन करने के बाद बेच दिया, बेचने के बाद बिल मिला, डेटर मिला, फिर उसे कैश मिला, है ना। ये जो पूरा साइकिल है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसको बोलते हैं क्लास ऑपरेटिंग साइकिल। तो इनमें जो खर्चा हो रहा है क्लास, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कुल मिलाकर सामान के लिए कच्चा माल खरीदा, फिनिश गुड्स बना के बेच दिया, बेच के पैसा मिल गया, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड शो करता है क्लास ऑपरेटिंग साइकिल। और इसमें जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। समोसा बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, गाड़ी बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है क्लास की, किसी ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, जब रॉ आप खरीद रहे हो उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, इस पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्लास ऑपरेटिंग साइकिल। और अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है, लार्जर ऑपरेटिंग साइकिल नीड मोर वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू स्मॉलर ऑपरेटिंग साइकिल। बिजनेस जो, अगर हम बात करें जो होलसेलर है, उसको ज़्यादा चाहिए क्लास वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू जो रिटेलर होता है, उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। होलसेलर ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करता है सिर्फ इसलिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन सेम है, बड़ा स्केल है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, छोटे लेवल पे काम कर रहे हो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कंट्री में देखो इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड इन द इकोनॉमी इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो अगर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसे चाहिए होगा। और लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो क्लास डिफ्लेशन का सिचुएशन है, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन भी डिपेंड करता है क्लास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। अगर तुम्हें कंट्री में इन्फ्लेशन है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, डिफ्लेशन है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए।
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्निक में डिपेंड करता है। अगर आप लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हो तो भैया वर्किंग कैपिटल चाहिए ज़्यादा। अगर आप मशीन से काम कर रहे हो तो क्लास वेस्टेज कम होता है, वर्किंग कैपिटल चाहिए कम। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें ग्रोथ करना है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो यार सिंपल सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फ्यूचर में ग्रोथ करूंगा तो ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। सिमिलरली नेचर ऑफ बिजनेस में भी और स्केल ऑफ ऑपरेशन में बड़ा स्केल वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। छोटा स्केल फिक्स कैपिटल भी कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी फाइनेंशियल मार्केट से फंक्शंस पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन चीज़ों को जरूर पढ़ के जाना, देखना क्लास एग्जामिनेशन में कमाल करके आओगे। सबसे पहली चीज़ मोबिलाइजेशन। देखो फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है कि अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं सीधा मुकेश अंबानी को तो नहीं दे सकता ना क्लास, तो मैं एक फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा देता हूँ। मेरा फाइनेंशियल मार्केट जो है वो मुकेश अंबानी को पैसे देगा। कहने का मतलब क्या है, जितने भी सेवर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा हर महीने अपनी सेविंग से निकाल कर इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट उस इन्वेस्टमेंट को ले जाता है क्लास और अच्छी जगह लगाता है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, और ताकि हमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिले। तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक क्रिएट करता है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। जिसने पैसा जोड़ा है, जिन्हें उधार चाहिए, वो दोनों आपस में डायरेक्टली नहीं मिल सकते, वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू मिलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, मोबिलाइज करना सेविंग्स को एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, यानी कि आपके पैसे को सही जगह भेज देना। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, यानी कि आप सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट आपकी बचत को, आपके पैसे को मूव करता है जहां से रिटर्न सबसे ज्यादा मिले, सही जगह लगाता है। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, फाइनेंशियल मार्केट में होने वाली सिक्योरिटी की डिमांड सप्लाई को देख के प्राइस को डिस्कवर करता है कि प्राइस कितना होगा सिक्योरिटी का। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, यानी कि फाइनेंशियल एसेट को लिक्विडिटी देता है। लिक्विडिटी मतलब क्या है, सो दैट यू कैन इजीली कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू कैश। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये क्या करता है क्लास, लिक्विडिटी देता है किसको, फाइनेंशियल एसेट को, यानी कि शेयर डिबेंचर को। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट हमें कौन सी कंपनी का शेयर किस प्राइस पे मिल रहा है, कंपनी का पुराना डेटा क्या है, कंपनी के क्लास जितने भी रेशियोज हैं, कंपनी के कैश फ्लो, कंपनी की सॉल्वेंसी, सब कुछ ये हमें बता देता है, क्योंकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में दे देता है, जिसकी वजह से हमें क्लास एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करना पड़ता कंपनी के अदर इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम कर देता है। आज आप इंटरनेट पर जाओगे, moneycontrol.com है यार, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके देखोगे किसी कंपनी के शेयर के क्या प्राइसेस है, क्या उसका ग्राफ है, सारी चीज़ें क्लास आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे। ये फाइनेंशियल मार्केट की सुविधा है, ये सारे फंक्शंस है, इससे इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इस चैप्टर से एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट जो होता है क्लास, आपको पता है क्लास की मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट न्यू हैंड सिक्योरिटीज के लिए है, और सेकेंडरी मार्केट जो है क्लास वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए है। और जो प्राइमरी मार्केट है, मैंने क्लू वर्ड्स भी दे रखे हैं क्लास, आपको कीवर्ड्स का भी बता रखा है मैंने चैप्टर वाइज, प्लीज उन सबको देख के जाना, चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म में डील करता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में डील करता है। तो मनी मार्केट के अंदर सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। कॉल मनी को इंटरबैंक कॉल मनी भी कहते हैं, जहां पे एक बैंक दूसरे बैंक को CRR SLR की रिक्वायरमेंट के लिए एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर के लिए लोन देता है, संडे हॉलीडे को एक्सक्लूड किया जाता है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड कॉल मनी। ट्रेजरी बिल्स बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है, पब्लिक बहुत ज़्यादा सेफ मानती है इसको, क्योंकि RBI द्वारा इशू, RBI सरकार के बिहाफ में पब्लिक को देती है ट्रेजरी बिल्स। 25,000 से शुरुआत हो जाती है कि इसकी इन्वेस्टमेंट की। तो ये भी क्लास विद इन 1 ईयर, सारे विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाते हैं। कमर्शियल बिल, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से हेल्प लेने के लिए कमर्शियल बिल क्रिएट करता है, जैसे आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ रखा है, AB को उधार बेचेगा, बिल लेगा, और ये बिल बैंक से वो डिस्काउंट भी आसानी से करा सकता है। कमर्शियल पेपर, जो ध्यान रखना क्लास, कमर्शियल पेपर की जब भी बात होती है तो ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। और दूसरी बात, ये कंपनी के फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए होता है, कंपनी के जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, शेयर इशू एक्सपेंस है, उसको बियर करने के लिए होता है। दूसरी बात, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सिंपल है क्लास, जैसे आप बैंक में FD कराते हो आपको एक डिपॉजिट मिलता है, ये भी क्लास उसी तरीके का डिपॉजिट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्लास, इजिली आप नेगोशिएट कर सकते हो। एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, आपको क्लास पैसा आसानी से मिल जाएगा, जिसके हाथ में सिक्योरिटी होती है, वही सिक्योरिटी का ओनर होता है। इसका भी क्लास विद इन 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड होता है। ये 5 पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ किसके, मनी मार्केट के। कैपिटल मार्केट में क्या क्या आता है, शेयर आता है, डिबेंचर आता है, बॉन्ड आता है, पब्लिक डिपॉजिट आता है लॉन्ग टर्म के लिए। दिस
पॉइंट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 3 फंक्शन है, प्रोडक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शन। तो सबसे पहला है प्रोडक्टिव फंक्शंस। क्या है प्रोडक्टिव फंक्शन? जहां पे सेबी क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। इट प्रोहिबिट प्राइस रिगिंग, प्राइस में अप एंड डाउन अगर आप करवाते हो अपनी इच्छा से, या मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हो कोई, या कोई भी मैनिपुलेशन करते हो, तो भैया सेबी के अकॉर्डिंग आप गलत काम कर रहे हो। सेबी इस बात का ख्याल रखता है कि कोई कंपनी ऐसी चीजें ना करे, स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा काम ना करे। ये प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब सख्त मनाही करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी के अंदर के लोगों को कई बार कंपनी के बारे में कुछ डीप नॉलेज होती है जिसका वो अपने गेन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए फायदा उठा सकते हैं, तो उसके खिलाफ से रोकता है, पेनल्टी लगाता है अगर आप ऐसा कोई काम करते हो। सेबी अंडरटेक करता है एजुकेट करने के लिए इन्वेस्टर्स को। टीवी में ऐड आता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आप सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली पढ़ो, वहां पर लिखा रहता है कि सेबी गाइडलाइंस है। सेबी कहता है भैया एजुकेट करो, लोगों को बताओ, ताकि लोग अपने हिसाब से दिमाग ला के मोस्ट सुइटेबल प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को चूज करें। बाकी सेबी फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है कि कोई गलत काम ना हो, फेयर हो, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो। कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है सिक्योरिटी मार्केट के लिए कि हर चीज एक प्रॉपर तरीके से हो, जैसा बोला गया है वैसा ही हो। सेबी इशू करता है गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो जो डिबेंचर होल्डर है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सेबी का काम सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं है, सेबी का काम डेवलपमेंट करने का भी है। स्टॉक मार्केट बेहतर बने, चीजें और स्मूथ हो, लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप हो, ये भी सेबी का काम है। आज क्यों इतने सारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो स्टॉक मार्केट को जानते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, पैसा बना सकते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये सेफ है। और ये इतना भरोसा किसकी वजह से आता है? सेबी की वजह से, क्योंकि सेबी स्टॉक मार्केट को बहुत डेवलप कर रहा है। पुराने जमाने के लोग इतने ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इंगेज नहीं थे, आजकल ज़्यादा जनरेशन स्टॉक मार्केट में इंगेज है, उसका कोर्स करते हैं लोग, पढ़ाई करते हैं, उसमें करियर बनाते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। सेबी प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज इन द स्टॉक, तो सेबी क्या करता है डेवलपमेंट के लिए? भाई ट्रेनिंग कराता है, जितने ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर, सबकी ट्रेनिंग होगी। सेबी परमिट करता है इंटरनेट, क्लास ए इंटरनेट है। सेबी प्रमोट करता है इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू सेबी क्या करता है? इंटरनेट ट्रेडिंग को अलाउ करता है क्लास, ठीक है। दूसरी बात, सेबी मेड करता है अंडरराइटिंग ऑप्शनल, शेयर्स को अंडरराइट कराना, मतलब कंपनी अपने शेयर्स को खुद ना बेच के किसी अंडरराइटर के थ्रू बिकवा रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप अंडरराइटर के थ्रू बिकवा, आप खुद ही बिकवा सकते हो। अंडरराइटर का अगर आप नहीं लेते हो तो आपका खर्चा बचता है, अंडरराइटर आपसे पैसे लेता है शेयर बिकवाने का, तो खुद बिकवा सकते हो तो खुद बिकवा लो। कंडक्टिंग रिसर्च, सेबी रिसर्च कंडक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट जो भी चाहे बैंक हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे क्लास कंपनीज हो, सबको क्लास सेबी क्या करता है? मार्केट को रिसर्च करके उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सबको भेजता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। रेगुलेटरी फंक्शन क्या है? सेबी रेगुलेट करेगा। देखो डेवलपमेंट करने का मतलब क्या? ऑनलाइन कर दिया है, सब चीज ट्रांसपेरेंट कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया ब्रोकर का, ब्रोकर आपसे छुपा नहीं सकता कुछ भी, जो चीजें हैं ब्रोकर आपको साफ साफ बताएगा। लेकिन रेगुलेटरी फंक्शन में क्या है? दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है भैया, कोई भी गलत काम ताकि ना करे, पनिश करना है। तो इस हिसाब से सेबी ने रूल बना रखे हैं, सेबी ने रेगुलेशंस बना रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं क्लास ब्रोकर्स के लिए, सच एज ब्रोकर अंडरराइटर, इन सब के लिए रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट बना रखे हैं कि ये लोग यार कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, पब्लिक का पैसा नहीं फंसाएंगे, कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, उन सबको रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर भी ध्यान रखता है। सेबी अगर आप एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी तो वहां भी सेबी से आपको परमिशन लेना पड़ता है, सेबी वहां भी ध्यान रखता है। सेबी इंक्वायरी बिठाता है, ऑडिट बिठाता है स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज का एवरी टाइम क्लास ऑडिट होता है, इंक्वायरी की जाती है, सारे के सारे सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर, इसके अंदर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैक्सिमम रेमेडी आप याद कर लेना, बहुत है, उसके अंदर से कवर हो जाएगा। बाकी कंप्लेन तो कंज्यूमर खुद भी फाइल कर सकता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकता है, गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है, और एक इंसान कई सारे कंज्यूमर के बिहाफ में, न्यूमरस कंज्यूमर के बिहाफ में भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बट कंज्यूमर ने सामान अपने लिए खरीदा होना चाहिए, सेल पर्पस के लिए होना चाहिए, रीसेल के लिए नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ें खुद यूज़ करे, अप्रूवल लेके यूज़ करे, और उसमें पैसे दिए हो, कम से कम मिनिमम 1 रुपये तो ट्रांजेक्शन होना ही चाहिए, राइट। और रीसेलर जो है वो क्लास कंज्यूमर नहीं होता है। तो कंज्यूमर राइट क्या है कि अगर मैं कोई सामान खरीदने जाता हूँ, मैं ग्राहक हूँ, तो मेरे पास राइट टू सेफ्टी है, मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रख पाऊँ, राइट टू चॉइस, मैं अपने हिसाब से चॉइस करूँगा मुझे कौन सा सामान लेना है, मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ध्यान रखना, लेबलिंग जो होती है ना, वो इसी चीज़ को कहती है कि लेबल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए प्रोडक्ट का। राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन, भैया मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बात को रख सकूं, मेरे लिए कोर्ट बनाया गया, कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट, 10 करोड़ स्टेट, above 10 करोड़ नेशनल,
और ध्यान रखना क्लास कि ये राइट जो बताता है बेसिकली कोर्ट में हम जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब क्या है, कॉम्पनसेशन। कंप्लेन तो फाइल करेंगे ही, लेकिन जीतेंगे तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। क्या क्या डायरेक्शन कोर्ट दे सकती है, पैसा रिफंड करो, मार्केट से सामान हटाओ, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को बंद करो, जो कॉस्ट लगी है वो भी अग्री पार्टी की पेमेंट करो। ये सारी की सारी डायरेक्शन क्लास कोर्ट दे सकती है। और है लास्ट कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करो, जागो ग्राहक जागो, जैसे कैंपेन टीवी में चला जाते हैं, न्यूज़पेपर में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब अधिकार है कि कंज्यूमर को एजुकेट करो, कंज्यूमर को बताओ कि भाई देखो तुम्हारे ये अधिकार हैं और तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। राइट्स तो है ही, कुछ जिम्मेदारी भी हैं। पहली जिम्मेदारी क्या भैया, जो तुम्हें अधिकार मिले हैं उनका पालन करो। तुमको राइट हमने दे दिए, सरकार कह देखो तुमको अधिकार दिया है कि अपने हिसाब से चूज करो, तो भाई करना, अपने हिसाब से चूज करो, करो फिर परेशान हो गए। समझ रहे बात को, भाई सरकार ने कह रखा है कि भैया अपने हिसाब से आप चूज कर लो, तो भैया अपने हिसाब से चूज करो। दुकानदार कहता है ये अच्छा है, अरे यार ये शर्ट तो बहुत जच रही है आप पे, माशाल्लाह जच रही है, और आप सोचते हो चलो ले लो, फिर घर आके आपके घर वाले कहते हैं भैया बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ठीक है समझ जाओ। तो कहने का मतलब क्या भैया, जो तुम्हें राइट्स मिले हैं, तुम्हें राइट मिला है तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तुम्हें राइट मिला है तुम कंप्लेन नहीं फाइल कर रहे, तो यार ये चीज गलत है। आपको राइट मिला है, राइट का पालन करो। कॉशियस कंज्यूमर, सावधान रहो, ब्लाइंडली सेलर के वर्ड पे बिलीव मत करो। आईएसआई मार्क देखो या जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी क्वालिटी मार्क देखो, आप बिल्कुल ब्लाइंडली बिलीव मत करो सेलर पे, सावधान रहो, सेलर तो कुछ भी बोलेगा। फिलिंग कंप्लेन फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस, छोटे मोटे समस्या है ना तो भी कंप्लेन फाइल करो, क्योंकि इससे बढ़ावा मिलता है सेलर को। सेलर सोचता है यार कोई कंप्लेन तो फाइल नहीं कर रहा, चल यार धीरे धीरे भूख बढ़ती है, लालच बढ़ता है, वो बड़े बड़े घोटाले करने लग जाता है, वो कस्टमर के साथ और बड़े वो धांधलेबाजी करता है, मैनिपुलेट करता है, उनको मिलावट करता है। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज क्वालिटी कॉन्शियस, भैया आप कहीं ना कहीं क्लास मस्ट भी क्वालिटी कॉन्शियस। आप थोड़ा अच्छा सामान खरीदो, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ घटिया प्रोडक्ट ना खरीदो, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा आप खुद सोचो ना इतनी चीज़ें सस्ती कैसे हो रही है, कुछ ना कुछ झोल होगा। तो क्वालिटी मार्क्स वगैरह आप चेक कर सकते हो। डू नॉट कैरी अवे एडवर्टीजमेंट, टीवी में जो ऐड आते हैं देखते हो क्लास, बहुत सारे बेतुके ऐड आते हैं जिनका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, उस एडवर्टीजमेंट के पीछे पीछे मत भागो। एडवर्टीजमेंट जैसा हो गया वैसा नहीं होता है रियल में। दूसरी बात, कैश मेमो लो। हालांकि क्लास अब तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को भी बैन कर रही है धीरे धीरे कंपनी, बट एक होता है ना क्लास सैरोगेट एडवर्टीजमेंट, मतलब कि निशाना कहीं और निगाहें कहीं और, जैसे विमल है इलायची बोल रहे हैं और बेच क्या रहे हैं, या शिगरम्स आता है ना म्यूजिक सीडीज, रेडबुल के ऐड, बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं जहाँ पे निगाहें कहीं और होती हैं निशाना कहीं और, वो आपको कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं देखो भाई हमारा प्रोडक्ट अभी भी जिंदा है, सरकार ने हमें मना कर दिया अपने प्रोडक्ट का ऐड करने से, बट फिर भी हम घुमा फिरा के बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, जाओ आज रात को पियो आराम से। नेक्स्ट है क्लास रेस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, भैया इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट करो, इज्जत दो इन्वायरमेंट को। अगर इन्वायरमेंट, अब तो पढ़ाइए अब चैप्टर आपने पूरा का पूरा, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत खरीदो ना ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचो जो इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाए। अगली बात है डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करो। आप पैसा देखिए स्टॉक को बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत करो क्लास, लीगल गुड्स खरीदो, इलीगल गुड्स ना खरीदो, ऐसे गुड्स जो बंद कर देंगे, जो बैन कर देंगे, लाइक शराब बैन कर दी बिहार में, तो भैया ऐसी चीज़ों को आप खरीदो मत। आप एक कंज्यूमर हो तो आप खरीदो ही मत। आप इलीगल चीज़ें खरीदोगे, जो इलीगल चीज़ें नहीं है वो खरीदोगे, फिर बीमार पड़ोगे, फिर कंप्लेन फाइल करोगे, तो भैया इलीगल चीज़ें आप खरीदोगे मत। तो इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हमने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कवर कर लिया। आई होप दबादब रिवीजन चल रहा है, आपको मैंने डिटेल में भी पूरा का पूरा रिवीजन कराया, कंप्लीट 1 पार्ट का, 2nd पार्ट का केस स्टडी आ रही है, हाउ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, आप लोगों के कीवर्ड्स आ रहे हैं, चैप्टर वाइज कीवर्ड्स आ रहे हैं, दिन रात मेहनत में लगा हूं आपके पीछे ताकि आपका बीएसटी का पेपर निकल जाए। प्लीज़ मुझे बताना पेपर देने के आने के बाद कि मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई, आपने फोड़ा कि नहीं फोड़ा, आग लगाई कि नहीं लगाई पेपर में, कैसा गया जरूर मुझे बताना। ये लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं ना, इसमें जी जान ला के बच्चे खुद पढ़ाई करते हैं, ये दिन बहुत अच्छे होते हैं, टीचर मेहनत कर रहा है, बच्चे भी दबादब मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करो जरूर, लास्ट मोमेंट तक हिम्मत मत हारना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, इतनी मेहनत से आपके लिए बनाया है, एक एक बच्चे को क्लास आप लोग भेजो, इस वीडियो को शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई दिक्कत समस्या कमेंट में बताओ मुझे।